नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग होने वाली है। दिल्ली से एकदम पास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री किसानों और डेयरी वालों से फेस टू फेस मिलेंगे। मोदी के साथ यहां योगी आदित्यनाथ भी होंगे। माना जा रहा है कि मोदी यहीं से यूपी में मिशन 24 का शंखनाद कर देंगे। राहुल गांधी केरल में पैदल चल रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल का किला मजबूत कर रही हैं और 5 राज्यों में मोदी की 100 सीटें घटा देने के सपने देख रही हैं। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार फिर से एक्टिव हुए हैं और ओवैसी गुजरात पहुंच गए हैं। इन सब के बीच मोदी ने कुछ ऐसा भी किया है कि जिसके बारे में विरोधी सपने में भी नहीं सोचते। मोदी के गिफ्ट से कितने वोट शिफ्ट होंगे, एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ यह रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी क्या नीलाम करने वाले हैं? डेट फिक्स है, प्राइस टैग अटैच्ड है, एग्जीबिशन लगा दी गई है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी 9वीं बार बर्थडे मनाने जा रहे हैं। 14 से लेकर अब तक मोदी गंगा मैया को 22.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 करोड़ 10 लाख रुपए, सेकंड 3 करोड़ 60 लाख रुपए और थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 करोड़ 80 लाख रुपए। मोदी चौथा इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए बहुत आसान होता है ऑर्डर निकालकर फंड रिलीज कर देना, लेकिन गंगा मैया के लिए मोदी ऑर्डर नहीं निकालते बल्कि पर्सनल चीजें भी दे देते हैं। मोदी अब तक 5,925 चीजें दे चुके हैं। मोदी 1,200 आइटम और दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बर्थडे से महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी तक 15 दिनों के लिए एक स्पेशल प्लान बना है। मोदी बड़े से बड़ा प्लान किसी छोटी चीज से इंस्पायर होकर बनाते हैं। ऐसी ही एक इंस्पिरेशन के पीछे ये मूर्ति है। 5 अप्रैल 2022 को कृष्णशिला से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिली थी। ठीक 5 महीने बाद मोदी ने इंडिया गेट की कैनोपी में नेताजी की ग्रेनाइट से बनी विशाल प्रतिमा लगवा दी और वहां से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाली सड़क को राजपथ से कर्तव्य पथ में बदल दिया। कहां कुछ 1 किलो की मूर्ति और कहां 280 टन वजन की विशाल प्रतिमा। ये मोदी का विजन है जो 280 टन भारी ग्रेनाइट पत्थर को 140 पहियों वाली ट्रक पर लादकर तेलंगाना से दिल्ली ला देता है और 5 दशकों से खाली कैनोपी में 5 महीने के अंदर अंदर नेताजी की विशाल काय प्रतिमा को स्थापित कर देता है। प्रधानमंत्री को तोहफे में मिली नेताजी की यही मूर्ति नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी रखी है। 17 सितंबर यानी मोदी के बर्थडे से 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के बीच नेताजी की इस मूर्ति की ऑनलाइन नीलामी होगी। इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने इस मूर्ति के शिल्पकार अरुण योगीराज को तलाशा। अरुण योगीराज ने ही इंडिया गेट पर लगी नेताजी की मूर्ति तैयार की है। ये जो मूर्ति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये प्रधानमंत्री को गिफ्ट की हुई है। और ये आपने ही गिफ्ट किया है या प्रधानमंत्री ने? ये कैसे था ये मूर्ति? ये किसकी बनी हुई है और ये कब दी गई थी? मैं 1 जनवरी में मेरे को एक कल्चर मिनिस्टर ने फ़ोन आया था अबाउट सुभाष चंद्र बोस का पत्थर में बनाने के लिए। दैट डे आई वॉज देयर इन दैट मीटिंग। इंडिया से 7 आर्टिस्ट था, उसमें मैं भी था। एंड डिस्कशन के वक्त हमको पता चल गया ये पत्थर में करने वाला है। देन द ऑप्शन आई वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम बिकॉज मेरा एक्सपर्टीज भी ज़्यादा पत्थर में था। सो मेरे अंदर एक खुशी आ गया था, मेरे को शायद मिल जाता है एक प्रोजेक्ट। बाद में 2-3 दिन में बाद में प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया इंडिया गेट में होलोग्राम से दैट ग्रेनाइट का स्टैचू इनॉग्रेट होने वाला है। देन आई थॉट वो दैट इंटरव्यू हैपेंड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और भी बहुत खुशी हो गया। उस वक्त मैंने शुरू किया था ये पत्थर में। नो वन हैज टोल्ड मी टू डू दिस बट आई स्टार्टेड डूइंग दिस टू पत्थर पहले बन। और ये किस पत्थर का बना है? ये ग्रेनाइट का? नहीं, ये ग्रेनाइट का नहीं, हमारा साउथ इंडिया में कृष्णशिला रहता है, उस पत्थर से मैंने बनाया था। और क्या अप्रैल आई रिसीव्ड अ कॉल
from our Prime Minister office and also our MP also took me there. उस वक्त मैंने ये उनके हाथ में दिया था. That is one of my best moment in my life. एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 10 नहीं, प्राइम मिनिस्टर को मिले ऐसे 1200 तोहफे यहाँ प्रदर्शनी में रखे जाएंगे. हर एक तोहफे के पीछे कोई न कोई कहानी है, कोई न कोई इंस्पिरेशन है. 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल पहलवानों के ऑटोग्राफ वाली जर्सी 5 लाख रुपए. इंडियन बॉक्सिंग टीम के ऑटोग्राफ वाली बॉक्सिंग ग्लव्स 5 लाख रुपए. जैवलिन थ्रोअर अनु रानी के ऑटोग्राफ वाला जैवलिन 2.5 लाख रुपए. मोदी को मिले अंग वस्त्र 2,500 रुपए. मोदी की हाफ जैकेट 15,000 रुपए. ट्रंप के साथ मोदी की तस्वीर 21,600 रुपए. नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम हाउस आने वाले गेस्ट जो तोहफे लाते हैं, मोदी के विदेशी मेहमान जो गिफ्ट लेकर आते हैं, राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं, नरेंद्र मोदी अपने पास कुछ नहीं रखते. मोदी के ये तोहफे भी नहीं रहेंगे. 100 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की बेस प्राइस वाले इन सभी तोहफों की ऑनलाइन नीलामी होने वाली है और मोदी इनसे मिलने वाला एक एक पैसा मां गंगा की सेवा में समर्पित करने वाले हैं. इतना सुंदर काम है जो हमारा ट्रेडिशन हर प्रदेश का आपको पता चलता है. ये साउथ का है और जो डिटेल काम है उसमें लगता है कि हर प्रदेश का, जैसे कि प्रधानमंत्री जी शुरू किया ना जो खेलो इंडिया है, इस तरीका मेरे को यहाँ आर्ट इंडिया जैसा लगता है कि हर प्रदेश में हर कोने से कोई भी चीज आया, वो जब दिल्ली आता है उसका फीलिंग अलग हो जाता है. यहाँ पर एक और मूर्ति है जो भगवान विष्णु की है. ये अगर बता पाएं कि कहाँ से है, कब ये प्रधानमंत्री को मिली हुई है? ये देखिए स्टैचू, हाँ डिटेल लिखा है, लॉर्ड विष्णु. वुडन का स्टैचू है. हाँ वुडन का स्टैचू है. तो ये होता है कि प्रधानमंत्री को जो चीजें मिलती हैं वो सबसे अलग चीजें होती है, यानी कि एक राज्य में जो सबसे खास चीज होती है वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट की जाती है. और वो पब्लिक तक पहुंचना कितना आपको लगता है कि पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी? देखिए पब्लिक इसके लिए पागल होता है. आप जब इलेक्शन शुरू होगा आप सोच नहीं सकते, जो 100 रुपया बता रहा हूँ ये कितना हजार हो सकता पता नहीं है. तो उसमें हमको पता चलता है कि पब्लिक का कनेक्शन प्रधानमंत्री जी का सच कैसा है. और अब हम आपको एग्जीबिशन भी दिखाते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से जो हर प्रधानमंत्री को गिफ्ट मिले हैं अलग अलग राज्यों से, फिर चाहे वो ये तमिलनाडु से मिली हुई ये मूर्ति हो, इसके अलावा यहाँ पर जो बंगाल से मिली हुई ये अर्जुन बिस्वास की तरफ से ये मूर्ति मिली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. नमामि गंगे से जुड़े हुए ये 2 जो स्मृतियां हैं वो मिली हुई हैं. और क्योंकि नमामि गंगे प्रधानमंत्री का एक दिल के बहुत ही क्लोज मिशन रहा है और उस मिशन में प्रधानमंत्री ने कई बार अपडेट्स लिए हैं, कई बार उसको लेकर प्रधानमंत्री की रुचि इतनी ज्यादा रही है और इसीलिए नमामि गंगे की भी स्मृतियां यहां पर दिख रही हैं. जो पूरा फंड इससे इकट्ठा होगा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ही जाएगा. अब हम आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो बहुत ही अलग खास अंदाज से बनाई गई हैं. ये देखिए ये किस तरीके से कलाकार की खूबसूरती है. अगर हम मैं कैमरामैन से कहूंगी यहां से आपको दिखाएंगे तस्वीर कि जब आप इस तरफ से ये देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें सन ऑफ द नेशन लिखा है. अब जब आप इस तस्वीर के दूसरी तरफ घूमकर जाते हैं तो ये इस तरीके से बनाई गई कि आपको दूसरी तरफ फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर इनविजिबल हो जाएगी और महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई देगी, फादर ऑफ नेशन. तो इस तरीके से ये 3 तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ही अलग खास तरीके की इस आर्ट से बनाई गई हैं. मोदी को मिले तोहफों की ये 4थी नीलामी होगी. प्रधानमंत्री बनने के बाद इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत दिल्ली में आकर 2019 में मोदी ने की थी. उस साल 2 बार और फिर 2021 में एक बार ऐसा ऑक्शन हुआ है. इससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी करवाते थे और उससे जो पैसा मिलता था उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देते थे. जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं. तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार
ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीज़ों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूँ, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीज़ें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये। आपको याद होगा पिछले साल ऐसे ही ऑक्शन में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जैवलिन 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जिस जैवलिन को फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था, वही जैवलिन चोपड़ा ने मोदी को दिया था। उससे मिला पैसा मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दे दिया। मोदी और विरोधी में फर्क यही है, अंतर साफ दिखता है। मोदी क्या कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया, अब आपको वो दिखाते हैं जो विरोधी कर रहे हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा पूरी करके केरल पहुंच चुके हैं। राहुल यहां 18 दिन पैदल चलने वाले हैं। 2019 में राहुल ने केरल की 20 सीटों में से 18 सीटें जीती थी। यूडीएफ की 18 सीटों में अकेले कांग्रेस की 15 सीटें थीं। 19 में राहुल का बेस्ट स्ट्राइक रेट केरल में ही था। राहुल 18 दिन में 18 सीट कवर करने वाले हैं। नाराज चल रहे शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी का वेलकम किया। थरूर के आने से इतना तो क्लियर हो गया था कि थरूर अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरेंगे। थरूर के सरेंडर में वफादार टोली को राहुल की जीत दिख रही है। लेकिन सवाल आगे का है, केरल से आगे क्या? राहुल कर्नाटक में कितनी सीटें जोड़ेंगे, तेलंगाना में कितनी सीट जोड़ेंगे और महाराष्ट्र कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएंगे? बीजेपी ने कर्नाटक में किलेबंदी कर रखी है। उसके मंत्री और मुख्यमंत्री कर्नाटक में चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। केरल तो राहुल का है ही, क्या राहुल कर्नाटक को बीजेपी से छीन पाएंगे? 24 से पहले कर्नाटक का टेस्ट है। कर्नाटक का किला बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा को मैदान में उतार दिया है। येदियुरप्पा को पार्टी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। येदियुरप्पा ने 16% लिंगायत वोट बैंक को बीजेपी के पीछे खड़ा कर दिया है। हाल में सरतन से जुदा और टीपू सावरकर विवाद ने बीजेपी के पक्ष में पोलराइजेशन की हवा बना दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति अभी ये है कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को एक साथ मंच पर लाना ही उसके लिए सक्सेस है। ऐसी कांग्रेस बीजेपी की चुनाव मशीनरी का मुकाबला कैसे करेगी? जो लोग राहुल की 3570 किलोमीटर पैदल यात्रा को बड़ी चीज बता रहे हैं, उन्हें 2014 के कुछ आंकड़े देख लेने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। मोदी ने 435 पब्लिक रैलियां की थी। भारत में रैली की 3D टेक्निक लाने का श्रेय मोदी को ही है। मोदी ने सन 14 में 1350 3D रैलियां की थी। मोदी ने 4000 मीटिंग्स तो केवल चाय पे चर्चा करके कर दी।
14 के पूरे कैंपेन में मोदी ने 5 से 6 करोड़ लोगों के साथ डायरेक्ट डायलॉग किया था। मोदी की उस ताकत को विरोधी अलग अलग चैलेंज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी फिलहाल यही कह रही है कि पवार साहब पीएम रेस में नहीं है, तो क्या पवार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे या पवार ने नीतीश कुमार से कोई वायदा किया है? हमको विश्वास है कि शरद पवार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके माध्यम से एक सशक्त हम लोग राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं और एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अनेक लोगों को, अनेक विचारों को एक जगह लाने का काम कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी एक जो दायित्व है, विपक्ष का भी एक दायित्व होता है, उसमें हमारा दायित्व एक महत्वपूर्ण है और उस दायित्व को हम निभाएंगे और सशक्त तरीके से निभाएंगे। आज देश में जो वातावरण है, बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत तनाव है, लोग परेशान हैं। महंगाई, आम आदमी को जो रोज का सवाल होता है वो महंगाई का सवाल है, चाहे महंगाई हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे हमारे देश में एक वातावरण जो सांप्रदायिक वातावरण कई जगहों पर उसके बारे में हिंसा होती है, अलग अलग वारदातें बनती हैं। ये चीजों को लेकर आज बहुत लोगों के सामने बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका सशक्त तरीके से निभाएंगी। हम कोई बड़े वादे हमारे ओर से नहीं करते हैं, कोई हमारे तरफ से ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि हम ही कोई पर्याय बन के सामने हैं। मजलिस वाले ओवैसी भाईजान गुजरात पहुंचे हैं। अमित शाह भी गुजरात में हैं। गुजरात मोदी का होम स्टेट है। यहाँ मुसलमान आबादी 10% से कम है, फिर भी ओवैसी खुल्लम खुल्ला पोलराइजेशन वाला कार्ड खेल रहे हैं। जब जालिम जुल्म करने के लिए आता है, इख्तिदार के नशे में चूर हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहे जुल्म करूंगा, मैं जिसको चाहे उसकी गर्दन को काट दूंगा, मैं जिसको चाहे उस महिला का बलात्कार करूंगा। मगर गुजरात के मुसलमान इन तमाम जुल्म को बर्दाश्त किए और ये सिद्दी बशीर की मस्जिद इस बात की मिसाल पेश करती है कि जालिम ने जुल्म किया, हमारे घरों को हिलाया, मगर हमारे घर हिले, मगर हमारे घर कभी निस्तो-नाबूद नहीं हुए। जालिम ने आकर हमारे घरों को हिलाया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जबानों से कलमे का खात्मा कर सके। जालिम ने हमारे घर को हिलाया, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिटा सके। जालिम ने हमारे घरों को मिटाने की, हिलाने की कोशिश की, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। जालिम ने हमारे घरों को हिलाया, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि तौहीद के पैगाम को हमारी नस्लों से निकाल सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी मिसाल सिद्दी बशीर की मस्जिद की तरह है। तुम सलामत थे और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सलामत रहोगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ओवैसी बड़ी चालाकी से जुल्म की बात करते हैं, जालिम का जिक्र करते हैं, घर हिलाने की बात करते हैं। अब बातें ऐसी होंगी तो जवाब तो मिलेगा ही। जो ईमानदार बनते थे उनकी ईमानदारी की पोल खुल रही है। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद बस खरीद घोटालों की जांच का ऑर्डर निकला तो आंच सीधे केजरीवाल की तरफ गई। 1000 लो फ्लोर बस खरीदने का टेंडर 850 करोड़ का और रखरखाव का टेंडर 3412 करोड़ का। एलजी की कमेटी ने मेंटेनेंस के टेंडर में खोट देखी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की सिफारिश कर दी। अब बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने चहेती कंपनियों को टेंडर दिया और किकबैक से फायदा ले लिया। ऐसा निविदा बनाओ कि जो हमारे चहेते मित्र हैं, जो गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में वापस दे सके जनता के रुपए की, उन्हीं को टेंडर मिले। पहली बार देखा गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जो एक अधिकारी होता था। अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है ये।
अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में, वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा। ईडी और सीबीआई की जांच झारखंड से लेकर बंगाल तक फैली हुई है। घेरे में वही हैं जो विरोध में खड़े हैं। ममता दीदी कहती हैं कि करने दो जांच, हम 24 में सरकार ही बदल देंगे। 2024 এমন খেলা খেলবো, বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি না বাপুজি, কি বলে বাবাজি, খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে তো। রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে তো। এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু কোত্থেকে করবে, এটা কোত্থেকে সরকার। সুতরাং আর নেই দরকার বিজেপির সরকার, আর নেই দরকার সিপিএম এর দালালদের সরকার, আর নেই দরকার অন্যদের সরকার। আমরা চাই মানুষের সরকার হোক, জনতার আদালত হোক। কত ইডি সিবিআই, কত আইএনটিসি, কত ইনকাম ট্যাক্সকে দিয়ে অন্যায়ভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করছে, এর বদলা যদি নিতে হয় জনগণের আদালত একমাত্র উত্তর। তৈরি থাকুন, প্রস্তুত থাকুন, মাথা নত করবেন না। যাকে ইচ্ছে অ্যারেস্ট করুন, বয়ে গেছে। বাড়িতে ভাত খেতেন, ওখানে বসে ভাত খাবেন। नरेंद्र मोदी की टीम के लड़ने का स्टाइल अलग है। मोदी की टीम बूथ बाय बूथ लड़ती है, एक एक बूथ को मार्क करके टीम बनाकर लोगों को जोड़कर लड़ती है। डायरेक्शन मोदी देते हैं, एग्जीक्यूशन अमित शाह करते हैं, टीम जेपी नड्डा तैयार करते हैं, काम पर स्टेट इंचार्ज लगते हैं, मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक ग्राउंड पर होते हैं, शक्ति केंद्र से बूथ जोड़े जाते हैं, बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख एक्टिव होते हैं। एक एक दिन की रिपोर्ट तैयार होती है और बूथ से आई रिपोर्ट के बेस पर टॉप लीडरशिप स्ट्रेटजी चेंज करती है। अमित शाह अभी गुजरात में हैं, उनका अगला दौरा बिहार के सीमांचल में होने वाला है। सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है और जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरम रहता है। सीमांचल में मुद्दे वही उठेंगे जिन पर बात करने से विरोधी घबराते हैं। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और उभरती बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत दिन ब दिन मिस्ट्री बनती जा रही है। गोवा पुलिस इस मामले में अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हरियाणा के हिसार में जाट सर्व खाप पंचायत हुई। पंचायत की यह मांग है कि सोनाली के मर्डर की जांच सीबीआई करे। परिवार ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर जांच में देरी हुई तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन तैयार है। सोनाली फोगाट की मौत अब क्राइम मिस्ट्री हो गई है। पहले सीसीटीवी तस्वीरों ने शक बढ़ाया, फिर सोनाली की फोन पर हुई बातों ने शक बढ़ाया। घर वालों ने लगातार हार्ट अटैक से मौत को नकारा। उनका साफ कहना था यह बड़ी साजिश है और उनका शक सच साबित हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। सोनाली फोगाट की मौत 2022 का सबसे सनसनीखेज मर्डर केस बन गया। अब सोनाली फोगाट की मौत पे जाट समाज ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य आसानी से सुलझ नहीं रहा। गोवा में हुई सोनाली की मौत पर अब हिसार में महापंचायत हो रही है। पूरा जाट समाज एकजुट है। सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट भी हिसार की सर्वखाप पंचायत में मौजूद थी। पंचायत में इमोशनल सीन तब क्रिएट हो गया जब सोनाली की बेटी को उसके परिजन मंच पर ले आए।
यशोधरा ने अपनी मां की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। सरकार से कहे हमारा साथ दे। मैडम मेरे बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिलाने में आप मेरी और मेरे परिवार वालों का साथ दें। सरकार से कहे हमारा साथ दे। मैडम सोनाली की मौत रहस्यमय थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब चौंक पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि सोनाली के शरीर पर घाव के निशान थे। इस घाव के लिए सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को जिम्मेदार पाया गया और मौत तो तब हुई जब सुधीर ने सोनाली के बॉडीगार्ड सुखविंदर के साथ मिलकर उसे जहरीला ड्रग दिया। गोवा के कर्लिस क्लब में ड्रिंक्स के साथ बहुत सेंसिटिव ड्रग मेथामेटाफाइन जबरन सोनाली को पिला दी गई। यह सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। जांच में जुटी गोवा पुलिस के सोर्सेस से खबर मिली कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को जबरन ड्रग्स का ओवरडोज दिया। मर्डर का मोटिव सोनाली की 110 करोड़ की संपत्ति हथियाना था। इसका प्लान वो सुखविंदर के साथ मिलकर महीनों से बना रहा था। सोनाली पर कई प्रॉपर्टी अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। ड्रग्स की लत लगाकर मकसद में कामयाब होना चाहता था। सोनाली को उसकी साजिश का अंदेशा हो गया था। जब लगा कि सोनाली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो ड्रग देकर कत्ल कर दिया। गोवा पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की मॉनिटरिंग कर रही है क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव है, मगर सवाल गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी उठ रहे हैं क्योंकि गोवा पुलिस कुछ ठोस कह नहीं रही। इस बीच असंतुष्ट परिवार ने सर्वखाप जाट पंचायत में अपनी फरियाद रख दी। मेरे बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिलाने में आप मेरी और मेरे परिवार वालों का साथ दें। सरकार से कहे हमारा साथ दे। मैडम हमने सीबीआई जांच के लिए सर्वजातीय सर्वखाप को बुलाया गया है। जो आज ये निर्णय लेंगे उसी निर्णय पे हम रहेंगे। पहले हमने पीएम साहब को और अमित शाह जी को और आर एस मोहन भागवत को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी भेजी। अभी तक कोई भी आपको रिस्पांस वगैरह है? कोई नहीं। तो गोवा सरकार का कोई मैसेज है ना, हमने चिट्ठी भेजी वहाँ से कोई मैसेज है ना, हरियाणा सरकार से अभी तक कोई मैसेज मिला है। गोवा पुलिस जो है लगातार एक हफ्ते तक यहाँ पे भी 4 दिन उन्होंने जांच की और आगे भी गए। ऐसे में कुछ सबूत वगैरह उन्होंने जुटाए या आपसे कोई संपर्क किया जांच की? हम परिवार वालों ने जो पहले बयान दिए उसी को रिपीट करके ले किए और उनके खेत, उनके घर और फ्लैट को उन्होंने सर्च किया है। बस यही हमें तो क्या कुछ रहने वाला है? आपको उम्मीद है कि खाप पंचायत मतलब सीबीआई जांच करवाने में? हाँ, हमारे साथ सब खाप आई हुई हैं और भी आ रही हैं और हमारा सहयोग करेगी। सीबीआई जांच के लिए हमने बुलाई है, मांग रखने के लिए। बस आपकी यही मांग है? हाँ, सीबीआई मांग। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सर्वजातीय सर्वखाप की महापंचायत में फैसला ले लिया गया है। सरकार अगर 23 तारीख तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती
तो 24 तारीख को हिसार में फिर सर्व खाप महापंचायत होगी। खापों के प्रतिनिधि अभी सोनाली की बेटी की सुरक्षा को लेकर हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह से मिलेंगे। आगे की महापंचायत को लेकर सोनाली के परिवार समेत 15 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है। मगर परिवार का सबसे बड़ा असंतोष हरियाणा की खट्टर सरकार को लेकर है। न सीएम खट्टर से मिलने का वक्त मिल रहा है, न खट्टर उन्हें सांत्वना देने का वक्त निकाल पा रहे हैं। हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हम तो पहले भी सीएम साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। दोबारा किसी मिनिस्टर के द्वारा हमने दोबारा मिलने की कोशिश की, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें कोई मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे वो। और सीबीआई की मांग के लिए हम मिलना चाहते हैं, और पीएम को और अमित शाह जी को और मोहन भागवत आरएसएस को हमने चिट्ठी लिखी है, और सीबीआई जांच के लिए हम मिलने के लिए कह रहे हैं हमसे। मुख्यमंत्री जी अभी तक मिलने आए आपको हिसार में, आपके परिवार को? नहीं मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सीएम भी मिले पंजाब और दिल्ली के, तो उनको कोई आश्वासन उन्होंने दिया था? तो हाँ, उन्होंने कहा भी देखो उनको ये केस दबाया जा रहा है, तो वो भी कह रहे हैं भी हम आपके साथ हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो पीएम से मिलने की कोशिश करेंगे आप? अगर हाँ, हम पीएम से भी मिलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी फिर राजनीति, रिश्ते और रकम के बीच में उलझ गई है। सुधीर सांगवान से सोनाली फोगाट का रिश्ता आखिर क्या था? गोवा पुलिस से पूछताछ में सुधीर सांगवान कबूल कर चुका है कि उसने सोनाली को मारा है। उसके पीछे उसकी 110 करोड़ की दौलत है। सोशल मीडिया की एक हॉट स्टार जिसने अपने बलबूते न केवल संपत्ति खड़ी की बल्कि सियासत में भी अपना कद बनाया। सुधीर सांगवान क्या उसे सीढ़ी बनाकर कोई ऊंचाई चढ़ने की फिराक में था? बड़ा सवाल ये है। सुधीर सांगवान संपत्ति हथियाने की फिराक में तो था ही, वो सोनाली के राजनीतिक दायरे में भी दखल दे रहा था। जो उसका एक्टिविटीज थी आदमपुर हल्का के लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, और जो वर्कर थे, धीरे धीरे हर आदमी को उसने साइडलाइन लगा दिया। वो सिर्फ अकेला ही सब कुछ हैंडल करता था। तो इससे तो हमें शक जाहिर हो रहा है कि धीरे धीरे वो पॉलिटिकल करियर भी खत्म करना चाहता था। तो क्या आदमपुर चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? हाँ, आदमपुर चुनाव में लास्ट के जो 3-4 दिन थे उसमें सारा इलेक्शन उसने हैक कर लिया था। जितने भी प्रोग्राम बने थे हमारे इलेक्शन इंचार्ज ने बनाए थे, वो सारे प्रोग्राम में कभी लेट पहुंचना, कभी पहुंचना ही नहीं। तो ऐसी गतिविधियां थी जिसकी वजह से मार्जिन हमारा 29,000 के आसपास होगा। हमें शुरू में स्टार्टिंग में जो इलेक्शन था उससे ये लग रहा था कि हम इलेक्शन अच्छी फाइट देंगे, फाइट नहीं देंगे तो जीतेंगे। लेकिन लास्ट में जो उसकी एक्टिविटीज़ थी, प्रोग्राम को मिसगाइड करना, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ मत जाने देना और ऐसा कुछ, तो इससे तो ये हो रहा कि वो इलेक्शन के अंदर भी उसने कुछ गड़बड़ी की हो। अभी जो गोवा पुलिस की कार्रवाई है वो जो ढुलमुल रवैया लग रहा है। जितना डीपली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था उस लिहाज से कार्रवाई नहीं हुई। तो परिवार और जो सभी उनके जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी होते ही पता लगेगा कि इस हत्या के पीछे कोई षड्यंत्र था या पॉलिटिकली कुछ था या क्या था, क्योंकि गोवा पुलिस इस गहराई से जांच नहीं कर रही। सोनाली फोगाट एक फ्लेम्बायंट लेडी थी। सोनाली फोगाट के पास अपनी महत्वाकांक्षा थी। सोनाली फोगाट सेलिब्रिटी भी थी और उसे सियासत में भी पांव जमाना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।